Hello class 9, welcome to Zenith Guru Institute. This is शिखर खरे और गाइस आज हम लोग हैं अपने ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 7 में, जहाँ पे हम लोग अभी तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अपने लेक्चर नंबर 6 में, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर। राइट, तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने उसको देख भी लिया होगा। तो गाइज़, क्योंकि मैंने देखिए ऑलरेडी आपको बता रखा है क्योंकि कि हम लोग जो है जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम लोग बहुत थोड़े थोड़े से कंप्लीट करते रहेंगे। राइट, मैं चाहता तो एक वीडियो में ही, एक लेक्चर में ही पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर सकता था, बट इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है अनलेस एंड अनटिल जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब तक वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जो लास्ट लेक्चर हमने अपडेट किया था ग्रेविटेशन का, लेक्चर नंबर 6, उसमें जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। टोटल जहाँ तक मुझे पता है ओवरऑल 22 क्वेश्चंस के अराउंड सवाल हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें कि हम लोग ने जितने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे अपने, उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे वो सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट करके रखा है। तो अब बचा क्या है? राइट, तो अब जो बचता है वो ये बचता है कि हम लोगों को ये देखना है कि जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग कहाँ तक सक्सेसफुल हैं या कहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर दूँ, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो आज है हम लोगों का लेक्चर नंबर 7, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। तो हम लोगों ने बेटा सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। यहाँ तक वी हैव कंप्लीटेड, और अब जो हम लोगों को करना है ये वाला हम लोगों ने यहाँ तक पूरा कर लिया था, यानी कि ये वाला पोर्शन हम लोगों का पूरा हो चुका है। अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो एनसीईआरटी में जो हम लोगों को क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये अभी तक हम लोगों को अभी एक भी ठीक ठाक कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नहीं मिला है। हम लोगों को क्या मिला है? जो भी मिला है अभी तक हम लोगों को मिला हुआ है सिंपल और एक थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो फैक्ट्स पे बेस्ड है। राइट, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वो है ये भी 4-5 क्वेश्चंस लगातार जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पे हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यस, राइट, चलिए। तो अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन लॉ जो है हम लोगों का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा। तो जो मुझे 2-4 याद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला तो आपका हम लोग बता सकते हैं कि मोशन ऑफ मून, हम लोग ये बता सकते हैं। दूसरा हम लोग मोशन ऑफ प्लैनेट्स बता सकते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, अराउंड सन। ठीक,
तीसरा हम लोग बता सकते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्यों, ग्रेविटी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस ग्रेविटी की वजह से ही हम लोग जो है धरती पर आराम से, जो जो भी हम लोग देखिए, अगर यहाँ पे ये अर्थ की अगर सरफेस है तो हम लोग यहाँ पे आराम से खड़े रह पाते हैं, ठीक है। राइट, तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक हम लोग कुछ और भी जोड़ सकते हैं, टाइड्स, ठीक है। जो समुद्र में टाइड्स आती हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ही इफेक्ट हैं, इफेक्ट है, ठीक है। ये सब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही इफेक्ट है यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये सब देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप अपने लैंग्वेज में जैसा बना के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अच्छा, एक ही प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 को ही देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे कह रहा है कि व्हाट इज फ्री एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अब देखो अगर हम बेटा सीधा वैल्यूज की बात करें, अगर हम लोग सीधा वैल्यूज की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो है 9.8 की, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है वो सारे फ्री फॉल के केस में अवेलेबल है, सारे फ्री फॉल के केस में लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है हम लोगों का ये यही है कि 9.8 का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सिमिलर वैल्यूज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा वेरिएशन में रहता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये जो एक्सेलरेशन है वो अगर सिंपली पूछा जाए, बाय वैल्यूज पूछा जाए तो ये 9.8 है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, ये एक्चुअल में बेटा ये है कि जब भी कोई भी बॉडी देखिए फ्री फॉल के केस में होती है, अब जैसे ये कोई बॉडी है, ये जब फ्री फॉल के केस में है तो आप यहाँ पे देखो, आपको पता है कि ग्रेविटी इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखिए ग्रेविटी जो है नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, क्या होगा कि देखो अब ये जा तो सीधे इसी रास्ते पे रहा है, जा तो सीधे इसी रास्ते पे रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो डायरेक्शन तो चेंज नहीं है लेकिन फिर भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। नो चेंज इन डायरेक्शन, स्टिल देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी or magnitude of velocity. No change direction is still there, no change, हाँ, no change in direction, still there is a change in magnitude of velocity, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखें तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होता है तो वो क्या होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है इसकी हर पॉइंट पे फोर्स चेंज होता है, हर पॉइंट पे फोर्स चेंज होता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड बदलती है, या अगर देखा जाए तो उस हिसाब से यहाँ पे हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक
चेंज आ जाता है उसकी वेलोसिटी में, जैसे जैसे ये नीचे गिरता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन अराइज हो जाता है, एक्सेलरेशन अराइज हो जाता है। अब क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये अराइज हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अराइज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अराइज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अराइज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब क्या होगा, ये जो है अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है बेटा जो अराइज हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अब इसी का नाम हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख दिया है। क्या रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखा है, राइट। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों है, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनने वाला एक्सेलरेशन है, इस वजह से हमने इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला है। यहाँ तक समझ में आ गया है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइएगा। सो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि ये जो एक्सेलरेशन क्या है फ्री फॉल का, तो वो ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। बाई वैल्यूज देखेंगे सो दिस इज 9.8, और कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, चलिए फाइन। यस, ओके, अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस देखे, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, राइट। चलिए ओके फाइन। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कोई दूसरी बॉडी नहीं है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिंपली एक अर्थ और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आम भाषा में अगर हम बोलें, तो यहाँ पे ये आपसे बोल रहा है कि अगर मान के चलिए ये अर्थ है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या है कि जैसे मान के चलिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो अब क्या होगा कि मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हाँ। तो अब क्या होगा देखते जाना आप अब क्योंकि आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास किसी भी तरह से अर्थ से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी या जो भी ग्रेविटी होगी वो सबसे, या बहुत ग्रेविटी वैविटी 2 मिनट के लिए छोड़ो, दो सबसे ज़्यादा जो, अब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कौन लगा पाएगा, जाहिर सी बात है अर्थ लगा पाएगा, ठीक है। अर्थ सबसे ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा पाएगा और इस ऑब्जेक्ट को अपनी सरफेस पे खींच लेगा और खींचे रखे रहेगा। जैसे मान लो अभी ये यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल ये यहीं पे जमे रहेगा, पूरा यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को जो जो अर्थ फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उस फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन की हुई है लेक्चर सीरीज में। लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया हुआ है, जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई थी, कि जो वेट होता है बेटा वो क्या होता है, एक्चुअल में एक तरह का फोर्स होता है जिससे कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो देखो सेम सेम उसी लैंग्वेज पे, जो लैंग्वेज मैंने आपको बोल के अभी समझाई है, उसी लैंग्वेज पे ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ करो या ना करो, लेकिन भाई मेरे जो लेक्चर हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो लेक्चर को ज़रूर से देखें, ठीक है। कोई भी लेक्चर मेरा मत मिस किया करिए, कोई भी लेक्चर अगर आप मिस करेंगे मेरा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और लेक्चर को बहुत ध्यान से ज़रूर सुना करें, क्योंकि कभी कभी देखो ऐसे ही होता है। अब देखो जैसे मैंने बोला कि भाई वेट क्या होता है, और देखो उसी उसी लैंग्वेज में यहाँ पे सवाल बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात, ठीक।
तो वेट क्या होता है, एक तरह का ऐसा फोर्स होता है जिससे कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। और ये आपसे उसी लैंग्वेज में सवाल बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये जिस फोर्स की बात कर रहा है, इस फोर्स का नाम बेटा यहाँ पे क्या होगा, इस फोर्स का नाम होगा इस फोर्स का यहाँ पे नाम होगा वेट। और ये वेट क्या होता है, ये वेट एक्चुअल में ये जो वेट होता है ये बेसिकली मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के का प्रोडक्ट होता है। यहाँ तक समझ में आ गई सबको बात? यहाँ तक होप सो सबको कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप मुझे बताएं, राइट? चल अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। He hands over the same when he meets him at equator, right? Well, will the friend agree with the weight of a gold bought? If not, why? Hint: the value of G is greater at the poles than the equator. Yes, बिल्कुल सही बात है। देखो इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, इसका आंसर यही है। ये जो हिंट आपको दिया हुआ है ये एक्चुअल में इसका आंसर है। यहाँ पे आप 2 मिनट के लिए इस बात को समझना कि अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को समझिए, देखिए ये चीज़ भी मैंने लेक्चर में ही अपडेट की हुई थी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अर्थ का जो शेप है वो कुछ इस टाइप का होता है, ओवल शेप का होता है। इसको ठीक से बनाते हैं, राइट? तो जो अर्थ का शेप है वो कुछ इस टाइप से होता है। अरे बन ही नहीं रहा है। ये देखिए कुछ इस टाइप से मान के चलिए। अब अगर यहाँ पे एक चीज देखें हम लोग, अब यहाँ पे अगर एक चीज हम लोग देखें तो क्या होगा कि ये अर्थ का अगर शेप है तो ये देखो, ये रहा सेंटर, ये रहा पोल और ये रहा इक्वेटर वाला पॉइंट, ठीक है? अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो सेंटर है ये हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में 2 मिनट अगर ये फॉर्मूला ध्यान हो आप लोगों को, तो इस फॉर्मूले को ज़रा गौर से देखो। ये क्या कहता है, मैंने उसी टाइम लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो फोर्स है ना, force is inversely proportional to 1 by r square है, and this is directly proportional to product of masses है, right? तो ऐसी सिचुएशन में बेटा क्या होता है कि अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है? और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से अगर देखी जाए तो डिस्टेंस अगर मान के चलो ये r1 है और यहाँ से ये इक्वेटर की डिस्टेंस इस सेंटर से r2 है, तो आप मुझे बताओ क्या r2 इज ग्रेटर देन r1 नहीं है? बिल्कुल है, r2 इज ग्रेटर देन r1 है। जब r2 इज ग्रेटर देन r1 है तो ये बताओ, तो R1 पे लगने वाला फोर्स को मैं F1 बोलता हूँ और यहाँ पे लगने वाले फोर्स को मैं F2 बोलता हूँ। तो जब R2 इज ग्रेटर देन R1 है यानी कि R2 की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा पे फोर्स कम होगा, यानी कि जो F2 होगा ये लेस देन होगा F1 से,
ठीक है, यानी कि फोर्स पोल्स पे ज़्यादा लगेगा, ये चीज़ आपको पता चल गई। तो इस वजह से बिल्कुल, अगर यहाँ पे अब देखो, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख लो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अगर 9.8 है, ठीक है, ये तो अप्रॉक्सीमेटली 10 इसी वजह से ली जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा वेरिएशन होता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 0.2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी जो चेंज आएगा वो बिल्कुल चेंज आएगा, और इस वजह से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है उसका। अगर देखो यहाँ पे सिर्फ फर्क आएगा इसके, बाकी मास जितना एक्चुअल मास है उसका वो एक्चुअल मास उतना ही रहने वाला है, राइट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड का जो यहाँ पे वेट है, वो जाहिर सी बात है यहाँ पे उस पे जो इसका फ्रेंड है वो उस पे बिलीव नहीं करेगा कि ये इतना ही लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे वज़न का थोड़ा सा चेंज यहाँ पे होगा, ये चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइन, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, वी हैव मिस्ड, ये क्वेश्चन 12 पे आ गए अपन सीधे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 होगा। हाँ, ये देखो, वही मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी कि इतनी जल्दी 12 पे कैसे पहुँच गए। यस, अब यहाँ पे देखते चलना बेटा, यहाँ पे क्या मेंशन है देखो, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू द बॉल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो, दो चीजें हैं, एक तो शीट ऑफ पेपर है, शीट ऑफ पेपर है, ठीक, एक है शीट ऑफ पेपर और एक है जो पेपर है उसी की ऐसे बॉल बना दी गई है। ठीक है, क्रम्पल्ड इनटू द बॉल का मतलब है कि वो जो पेपर था उसकी एक बॉल बना दी गई है। ठीक है, तो पेपर बॉल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेपर बॉल। ठीक, अब आप मुझे ये बताओ कि ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो शीट ऑफ पेपर है ये इस बॉल के मुकाबले, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मान के चलिए ये दो सेम हाइट की जगह है। अब यहाँ से एक इंसान खड़ा होके शीट ऑफ पेपर को थ्रो कर रहा है, शीट ऑफ पेपर को थ्रो कर रहा है, पेपर थ्रो कर रहा है, और एक इंसान यहाँ पे खड़ा होकर के बॉल को थ्रो कर रहा है। ठीक है, जो पेपर बॉल है। अब ये आपसे बोल रहा है कि ये शीट ऑफ पेपर क्यों धीरे गिर रहा है एज कंपेयर टू दिस बॉल। तो आपको भी देखो समझ में आएगा, यहाँ से आप अगर 2 मिनट के लिए सारी फिजिक्स, सारा विज्ञान सब हटा दो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सेंस देखो, या सिर्फ और सिर्फ जो आपने बहुत डेली बेसिस पे चीज़ें देखी हैं, आपके दिमाग ने कहीं ना कहीं उसको देखा है। अब क्या होगा, ये पेपर कुछ इस प्रकार से होगा और बॉल कुछ इस प्रकार से होगी।
ठीक है। अब आप यहाँ पे ये दोनों जगह देख के बताओ, इस बॉल पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, बताइए। क्योंकि सरफेस एरिया बॉल का ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया, सॉरी, सरफेस एरिया शीट ऑफ पेपर का ज़्यादा है, बॉल बोल दिया मैंने। यहाँ पे सरफेस एरिया शीट ऑफ पेपर का ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉल। देखो, एज कंपेयर टू बॉल, यहाँ पे सरफेस एरिया शीट का ज़्यादा है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस भी शीट पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो शीट ऑफ पेपर है ये इस बॉल के मुकाबले थोड़ी सी स्लो डाउन गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन, यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिख देंगे कि द सरफेस एरिया ऑफ अ शीट is more than, as compared to, the surface area of a sheet is more than as compared to paper ball, so the air resistance will be more, air resistance will be more in sheet, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप सो यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट और वेट इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑन द मून एंड द अर्थ। ओके, यानी कि जो मास है, ठीक है, मास है वो 10 kg का ही है, ठीक है। ये 10 kg का मास है। अब इस 10 kg के मास को एक बारी रखा गया मून पे और रखा गया अर्थ पे, है ना। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि दोनों का वेट बताओ, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो वो नॉर्मली अर्थ पे, मैं यहाँ पे देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहा हूँ, तो अर्थ पे ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ ऑफ ग्रेविटी के जो अर्थ की ग्रेविटी का। समझ में आ रहा है यहाँ तक मेरी बात, ठीक है। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज को समझने की कोशिश करना। चलो अब ये क्या है बेटा, मास तो आपका वही है, देखो मास नहीं चेंज होगा, यहाँ पे यही चेंज होगा, जो ग्रेविटी चेंज होनी थी ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप ज़रूर बताएं, ठीक। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब अगर मून पे आते हैं, ठीक है, तो आपको वेट निकालना है ना। तो वेट आपको पता है कि मून पे किस तरह से निकाला जाएगा, मास इनटू 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट। यही तो होगा। तो यहाँ पे मास पुट कर लो, 10 kg का मास है, 1/6 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 10 ये चीज़ 10 है तो दिस विल बी 10/6 हो जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज 100/6, ठीक। तो अब यहाँ पे देखें तो पॉइंट में ही आंसर आपका आ जाएगा 6
4 6 6 36 4.0, फिर ये समथिंग इतना आपका यहाँ पे फोर्स आ जाएगा, इतने न्यूटन का यहाँ पे आपके पास फोर्स आ जाएगा 16.6 मान के चलते हैं, ठीक है। 16.6 न्यूटन्स का ये फोर्स मेरे पास यहाँ पे बना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ये हम लोगों को तो समझ में आ गया। अब सेम एज दैट बेटा अगर अर्थ का होता तो यहाँ पे मास और ग्रेविटी होता, तो ये कितना हो जाता यहाँ पे 10, आपका 10 kg मास हो गया और ये 10 ओवरऑल यहाँ पे आ गया। सो दिस इज 100 न्यूटन्स। देख लो कितना चेंज है, ठीक है। 9.8 ले लोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 9.8 ले लोगे, एक बार 9.8 से भी करके चेक कर लेते हैं। अगर अभी तो देखो मैं मून की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मून की बात कर रहा हूँ, तो मून पे देखो वेट कितना आ जाएगा, वेट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1/6 ऑफ 9.8, ठीक है। सो दिस इज नियर अबाउट 98/6, ठीक है, दिस इज 98/6। तो ये आपका 16.34 के अराउंड आएगा, ठीक है, 34 न्यूटन्स। अब अगर यही चीज आपका अर्थ के लिए हम लोग लेते, ठीक है, अर्थ के लिए लेते तो वेट इज इक्वल्स टू mg होता, विच इज 10 इंटू 9.8 विच इज 98 न्यूटन्स। ये देखो देखो कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही बता रखा है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, सीधा सीधा 1/6 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन, वहाँ अब देखो कुछ बढ़िया क्वेश्चन मिला है। अब जो है क्वेश्चन मिला है न्यूमेरिकल वाला जो हम लोगों को करना है, ठीक है। अभी तक तो बहुत सारे सिर्फ थ्योरी पे लगे हुए थे हम लोग, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कायदे से करते हैं, थोड़ा सा देख समझ के। देखो जितने फॉर्मूले मैंने आपको ग्रेविटेशन के लेक्चर में समझाए, और देखो यहाँ पे वही काम आने वाला है, मैक्सिमम हाइट वाला और टोटल टाइम वाला, ये दोनों यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना तुम लोग यार, बेइज्जती मत कराना, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ देख लेना कि मैंने जो फॉर्मूला बताया था तुमको यहाँ पे वही अप्लाई करना है समय बचाने के लिए, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलो, तो 49 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी कितनी आपको बोला है, 49 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बोला है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड द टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, देखो क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ डायग्राम बना करके। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ये है कि ये जो बॉल है ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी और अपने पाथ को रिटर्न होगी ऐसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये आया इधर, ये आया इधर, ठीक। अब यहाँ पे तुम देखो इस ये जो पॉइंट है बेटा, ये क्या है, मैक्स हाइट का पॉइंट है। किसका पॉइंट है, मैक्स हाइट का। इस पॉइंट पे आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जानी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको दो हिस्सों में साफ डिवाइड करूँ तो क्या होगा, देखो एक जर्नी इधर की हो जाएगी और एक जर्नी इधर की हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर t1 टाइम है यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने का, तो वो होता है u/g, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। t2 टाइम यानी कि इस मैक्स हाइट से वापस नीचे आने का, तो ये भी होता है u/g। तो यहाँ से अगर हम बेटा टोटल टाइम टेकन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2u/g हो जाएगा। ये दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे। उसके बाद मैक्स हाइट की अगर हम बात करेंगे तो वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, u² / 2g,
ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों से ऑलरेडी लेक्चर में ही डिस्कस कर ली थी। तो अब ये चीज़ को यहाँ अप्लाई करो और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ये जो हम लोग का पहला पार्ट है वो यहाँ पे क्या बनता है, देखो मैक्स हाइट। ठीक है, तो मैक्स हाइट अगर आप देखिए तो ये क्या होगा यहाँ पे यू स्क्वायर बाई 2g। तो अब ये यू स्क्वायर बाई 2g में देखो तो 49 इंटू 49 अपॉन और 2 टाइम्स ऑफ 10। ठीक है, ये जो मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मैंने उसको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रखा है ताकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो तो ये यू स्क्वायर बाई 2g जो है क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे सो दिस विल बी 2401, है ना, और इसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे और सॉरी डिवाइडेड बाई 2 और दैट विल बी मतलब 20 से टोटली आपको करना है। सो दिस विल बी 120.0 के अराउंड कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी। अब देखो कुछ यहाँ पे बेटा मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस g को 9.8 भी लिख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे g 10 लिया हुआ है और मेरा ये आ रहा है, जब मैंने g की वैल्यू 10 रखी है उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। अगर ये मान लो आपको प्लस, देखो जनरली 2 पॉइंट का ही फर्क होता है, तो अगर ये मान लो अगर ये 122 के अराउंड आएगा इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो 9.8 ली गई है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया मैक्सिमम हाइट। अब आते हैं टोटल टाइम टेकन में। ठीक है, टोटल टाइम में आते हैं। तो टोटल टाइम बेटा यहाँ पे क्या था 2u बाई जी। 2u बाई जी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा अलग कर दो, इस पोर्शन को अलग कर दो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ इधर। तो 2u बाई जी का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ 49 बाई 10, यानी कि ये हो गया 98 बाई 10 विच इज 9.8 सेकेंड्स। ठीक है, 9.8 सेकेंड्स, है ना। और हो सकता है ये आपका 10 सेकेंड भी दिखाए, हो सकता है ये आपका जो टाइम है ये बुक में आप लोगों को 10 सेकेंड्स दिखाए, हो सकता है। तो ओवरऑल आपको मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे भी +2 दिख रहा है और यहाँ पे भी +2 दिख रहा है, अगर बुक में आंसर देख रहे हो यहाँ पे भी +2 दिख रहा है, यहाँ भी +2 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है जी की वो 9.8 ली गई है। ठीक है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए बच्चे आप लोगों को यहाँ पे 10 की वैल्यू बताई है। देखो 10 की वैल्यू यूज कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे मेंशन नहीं है तो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई पूरी बात सबको? ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये थोड़ा सा समझना, ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं पहले भी। ये ऐसे ही क्वेश्चन बेटा हम लोगों को एग्जाम्पल में भी मिले थे, मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या गिवन है बेटा कि अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर of height 19.6 meters. Okay, calculate its final velocity just before touching the ground. Okay, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बता रहा है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये यहाँ पे कितनी आएगी ये चीज़ आपको देखनी है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे समझ गए हो सब लोग? नहीं समझे हो तो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये एक टावर की हाइट है विच इज़ 19.6 मीटर्स की। ठीक है, यहाँ से एक बॉल को रिलीज किया गया, ठीक, या स्टोन को रिलीज किया गया। अब ये यहाँ पे देखो तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है ना, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है। बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, ये
देखो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है, इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, यानी कि जब ये बॉल को जो भी ये जब बॉल को टच करेगा उस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ जब ये हिट करेगा ग्राउंड को उस टाइम पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये चीज़ आपको देखनी है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखो एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, ठीक, बहुत क्लियर, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये आपकी फाइनल होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। अच्छा, ये है एक कंप्लीटली एच, ये है कंप्लीटली एच, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है जी। अब देखो u जीरो है, v फाइनल आपको निकालना है, g की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू आपको पता है, ये बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा वेलोसिटी निकालने के लिए, फॉर्मूला लगेगा फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, वो है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो ठीक है, यहाँ पे अब समझना, तो अब अगर मैं बहुत सिंपली मैं चाहता तो बेटा यहाँ पे ये लिख सकता था कि ये चीज काट दो, ये चीज तो जीरो है, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2gh यही बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काम करो, 2 ले लो। अब देखो यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मेंशन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 9.8 नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं 10 ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो 2 टाइम्स ऑफ 10 और 19.6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी, 2 6 12, 2 6 12, 19 9, यस, और 91, 396, 396 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, समथिंग पॉइंट्स में आएगी, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। ओके तो ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, आज के इस लेक्चर का। हम लोगों ने आज लगभग 8 सवाल आज जो है डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जिस स्पीड से पढ़ रहे थे कि आप लोगों को क्लियर होता रहे। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती रहें, है ना, और आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया मैंने, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ स्टोन इज thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second, ठीक है। taking gravity 10 meter per second square, find the maximum height reached by the stone, total distance covered by the stone and net displacement covered by the stone। ओके, फिर देखो यहाँ पे मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये रहा स्टोन, इसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया। अब ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे पलट के वापस इधर आ जाएगा। ये यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस, यस, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम हाइट है, ये पॉइंट हमारा मैक्स हाइट का है। यहाँ से ऑब्जेक्ट जा रहा है और यहाँ से ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है।
यहाँ से जाने वाली वेलोसिटी को u बोलते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी देखो फाइनल, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया ये कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट पे जा रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप सबको पता है कि u स्क्वायर बाई 2g होता है। ठीक है, अब u स्क्वायर बाई 2g है। ठीक है, तो u यहाँ पे कितना दिया हुआ है बच्चे? 40 दिया हुआ है। 40 स्क्वायर अपॉन 2, हाँ ये 20 ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट आप देख सकते हो कि ये हमारा मैक्सिमम हाइट विल बी 80 मीटर्स का हो जाएगा। ठीक है, हमारा 80 मीटर्स का मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हो गया है। अब आपको क्या करना है, देखो मैक्सिमम हाइट 80 का मतलब देखो सीधी सी बात है यार, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 80 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 80 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी? 80 ही होगी। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये मैक्सिमम हाइट हमारी 80 हो गई। ठीक, तो अब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस होगी बेटा वो कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? 80 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 160 मीटर्स। ठीक है, 160। अब क्योंकि ये देखो हाफ इधर 80 जाएगा फिर हाफ इधर 80 आएगा। ठीक है, तो इसलिए 160 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 180 आ गई। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 है क्योंकि जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पे ये वापस आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा हमारा 0। ठीक है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 0। टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 160। यहाँ तक आप लोगों को बता दिया। तो मैक्स हाइट कितनी हो गई हमारे पास बेटा? हाइट हमारे पास आ गई 80 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? टोटल डिस्टेंस आ गई 160 मीटर्स। उसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 0। ठीक है, ये हम लोगों का क्लियर हो गया। यहाँ से आप चाहो तो टाइम भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो जब इतना कर ही रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं, टाइम भी निकाल ही देते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम भी निकाल देते हैं। टोटल टाइम भी निकाल देते हैं विच इज़ u बाई 2g, 2u बाई जी, सॉरी 2u बाई जी। तो 2 इंटू 40 बाई 10 विच इज़ 8 सेकेंड। 8 सेकेंड यानी कि 4 सेकेंड में बट जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम भी हमारा 8 सेकेंड्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो गाइज होप सो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ठीक, इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को बेटा सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो अब मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज अब हम लोगों का देखो, हम लोगों ने जो है टोटल अभी आज 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। अब हमारा 22 क्वेश्चंस तक है, तो मुश्किल से देखा जाए 6-7 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हम लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। एक लेक्चर में सोच रहा हूँ उसको भी निपटा दूंगा ताकि आप लोगों का ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। देखो अभी तक तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं समझ में तो आ ही रहे होंगे आप लोगों को। एज सच बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। जो मैं तरीके बता रहा हूँ उस तरीके को अप्लाई करके करते जाना, तो ईजिली यहाँ पे आपका सिलेक्शन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो में जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आप लोग कमेंट कर देना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे जो है आपके डाउट्स को ले लेंगे। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड